हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको बताते चलें कि साइंस की हम एक अति महत्वपूर्ण सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें क्या कवर किया जाएगा। जिसमें देखिए कक्षा 10 का विज्ञान साथियों कवर किया जाएगा। इस सीरीज में 10 के विज्ञान को शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ाया जाएगा, यानी पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक पढ़ाया जाएगा, जो आपके बोर्ड की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। पूरे शिद्दत से बने रहिए। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी साथियों, जिसका संघर्ष अंत तक जारी रहेगा। यकीन मानिए, अगर आप अभी तक साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं ना, तो साइंस आपको आज के बाद आने लगेगा। चलिए पहला चैप्टर उठाते हैं आज का। आपके साइंस के बुक का पहला चैप्टर क्या है साथियों? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ध्यान दीजिए साथियों, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इस चैप्टर में जो पढ़ना है सामने आपके हेडिंग जैसा लिखा है, एकदम टॉपिक वाइज ऐसे पढ़ लेंगे, चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं उसे पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। संक्षारण देखेंगे, संक्षारण यानी जंग लगना, और विकृत गंधिता यानी तैलीय पदार्थों का लंबे समय तक रखने पर खराब हो जाना। इन सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा इस क्लास में। चलिए ध्यान दीजिए, पहले बात करते साथियों किसका, रासायनिक अभिक्रिया का। ध्यान से समझिएगा, देखने में केवल कठिन है, ध्यान दीजिएगा, देखने में कठिन, जब हम बताएंगे ना चीजें एकदम सरल हो जाएंगी, बस आप समझते चलिएगा। अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात करें ना, हम क्या कह रहे हैं कि दो तीन चीज को आपस में मिला दीजिए ना, दो तीन चीज को आपस में मिला दीजिएगा तो कुछ बदलाव आ जाएगा। क्या होगा, कुछ बदलाव आ जाएगा। और जिसमें परमानेंट बदलाव आ गया, यानी जो चीज हमेशा के लिए बदल गया फिर से वापस नहीं आएगा, वो समझ लीजिए रासायनिक परिवर्तन वहां हो रहा है, यानी वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जो परमानेंट नहीं बदला, टेम्परेरी रूप से बदला, फिर से वापस आ गया, ठीक है, तो वहां पे क्या समझिएगा, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। अगर जनरली पहले समझ लीजिए, अगर हम परिवर्तन की बात करें, किसकी साथियों, परिवर्तन की, तो दो प्रकार के होते हैं मेनली। कौन कौन सा, भौतिक परिवर्तन, ध्यान से समझते चलिएगा, भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। दो हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होगा साथियों, कोई चीज जिसमें बदलेगा, जैसे हम क्या कह रहे हैं, पानी से क्या कर दीजिए, बर्फ बना दीजिए। पानी से क्या करिए, बर्फ बना दीजिए। क्या बर्फ से पानी बन सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बन सकता है। बर्फ से भी क्या होगा, पानी बन जाएगा। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद फिर से पदार्थ अपने पहली वाली अवस्था में वापस आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या है, हम कह रहे हैं दूध से क्या बना दीजिए, दही। दूध से क्या बना दीजिएगा, दही बना दीजिए। अब बताइए क्या दही से दूध बन जाएगा? तो कहेंगे जी सर नहीं बन सकता बिल्कुल भी, तो नहीं बन सकता बिल्कुल भी, तो ये कैसा परिवर्तन हो गया साथियों, रासायनिक परिवर्तन। ये कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, यानी फिर से वापस नहीं आएगा तो रासायनिक परिवर्तन, वापस आ गया तो भौतिक परिवर्तन। सेम प्रोसेस है। भौतिक मतलब जो रासायनिक परिवर्तन है साथियों, यही रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके कुछ नया बना दें, कुछ क्या करें, नया बना दें, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, बट रासायनिक परिवर्तन के द्वारा। रासायनिक परिवर्तन यानी फिर से वो चीजें वापस न आए। लेकिन हम रासायनिक अभिक्रिया जब पढ़ेंगे तो दो तरीके के पढ़ेंगे। अभिक्रियाएं दो तरीके की होती मेनली, एक उत्क्रमणी और एक अनुत्क्रमणी, यानी एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। यानी जो फिर से वापस आ जाएंगी उसे उत्क्रमणी पढ़ेंगे, और जो फिर से वापस नहीं आएंगी उसे अनुत्क्रमणी पढ़ेंगे। समझते चलिएगा। तो मेन चीजें हम बोर्ड पे लिखेंगे, आप उसका चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा साथियों, समझ चुके हैं आप। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नया पदार्थ बना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया में दो पद मेन होते हैं। कितने पद, दो पद। एक पद को क्या कहते हैं साथियों, एक पद को कहते हैं अभिकारक पदार्थ, अभिकारक पदार्थ। दूसरे को कहते हैं साथियों उत्पाद। पहला क्या है, अभिकारक पदार्थ, दूसरा क्या है,
उत्पाद है। ठीक है, तो अभिकारक पदार्थ किसे कहेंगे? जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, जो अभिक्रिया में भाग लेंगे वो अभिकारक पदार्थ, और जो भाग लिए हैं अभिकारक पदार्थ ना, उनसे कुछ नया बनेगा, वो क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। एग्जाम्पल समझिएगा, हम कह रहे हैं दो पदार्थ हम ले लिए, एक ए और एक बी, इन दोनों को जा रहे हैं आपस में रिएक्शन करवाने, इनसे कुछ बनाने जा रहे हैं, और क्या बन गया? चलिए मान लेते ए बी बन गया। क्या बन गया? ए बी बन गया। तो इधर वाला जो साथियों है ना, इधर वाला जिससे ये नया पदार्थ बन रहा है, तो ये तो आपका प्रोडक्ट हो गया, यानी क्या? उत्पाद हो गया। ये क्या हो गया साथियों? उत्पाद। और इधर क्या हो गया? अभिकारक पदार्थ। ये क्या हो गया? अभिकारक पदार्थ हो गया। मतलब ये है, यही समीकरण है रासायनिक समीकरण। ऐसे ही समीकरण लिखा जाता है जो अब ये अभिक्रिया पूरा हो गई, ये पूरा आपका टोटल अभिक्रिया हो गया, यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, कौन भाग ले रहा है? ए और बी। तो ये कौन से पदार्थ हो गए? अभिकारक पदार्थ। फाइनली बन क्या रहा है? ए बी बन गया। क्या है ये? उत्पाद है। ऐसे ही पता करेंगे आप, अभिक्रिया में जो पार्टिसिपेट करेंगे अभिकारक पदार्थ, जो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, यानी जो नया पदार्थ मिलेगा वही आपका प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहलाएगा। तो अब देखिए एक कहानी क्या बनती है। अभिकारक पदार्थ, देखिए ये वाला चीज हम क्लियर कर दिए, उत्पाद भी क्लियर कर दिए, बात फंसी उत्प्रेरक की। सबसे खतरनाक वाला ये व्यक्ति है। ठीक है, अभिक्रिया में दो ही पद होते, ध्यान दीजिएगा, मेन है दो, तीसरा आ जाता है कौन? उत्प्रेरक। बट ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मतलब इसकी जरूरत पड़ती भी है और नहीं भी पड़ती। ध्यान दीजिए, तो उत्प्रेरक होता क्या है? पेपर में कई बार पूछा है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश करिएगा। हम कह रहे हैं कि दो लोग मिलकर एक नया चीज बना रहे हैं। ठीक, तो ऐसा समझिएगा कि दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हो, दो व्यक्ति क्या कर रहे हो? झगड़ा कर रहे हो, और कोई तीसरा आ जाए तो क्या होगा? सोचिए, तो क्या हो सकता है? दो केस हो सकते हैं, या तो वो झगड़ा को खत्म कर देगा, या तो और वो झगड़ा बढ़ा देगा। क्या खुद झगड़ा करने लगेगा? नहीं, बड़ा चालाक होता है वो खुद झगड़ा नहीं करेगा। या तो दोनों की झगड़ा को, मतलब दोनों व्यक्तियों के झगड़ा को सुलझाने में सक्षम हो जाएगा, या फिर क्या करेगा? उन दोनों के झगड़ा को और बढ़ा देगा और खुद धीरे से साइड में हो लेगा, है ना। तो सेम प्रोसेस यही है उत्प्रेरक का, कि ये जो ए और बी से ए बी बन रहा है ना, इसी को तेजी से बनवा देगा, या तो इनको बहुत धीरे धीरे बनवाएगा, लेकिन खुद भाग नहीं लेगा। बड़ा चालाक है ये। अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, बट खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वही क्या है? उत्प्रेरक है। समझ गए आप लोग? या तो अभिक्रिया को, दर को बढ़ा देगा, यानी अभिक्रिया जो हो रही है ना वो तेजी से होगी, या तो क्या करेगा? उसको घटा देगा। यही काम है उत्प्रेरक का, बट खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये वाले टर्म्स क्या हो गए? कंप्लीट। अच्छा, इसे लिखते कहाँ है उत्प्रेरक को? तो भाई देखिए, जो एरो दिखा रहे हैं ना तीर, यही अभिक्रिया का सिंबल है, यानी इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हो रही है, ये सिंबल बता रहा है। इसी के ऊपर अगर लिख दे रहे हैं हम यक्स, तो यही समझ लीजिए क्या है? उत्प्रेरक। आप लोग अक्सर देखेंगे किताब में तीर के ऊपर कुछ ना कुछ बना देगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ में क्या, खास तौर पे आप देखेंगे तो निकिल आपको देखने को मिल जाएगा, इसी के ऊपर लिखा होगा। तो समझ लीजिएगा कि उत्प्रेरक वहां निकल है। ठीक, तो ये लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। कभी देखिएगा इधर उत्पाद में निकिल नहीं दिखेगा, यानी जो चीज यहाँ रहेगा इधर उत्पाद में आपको नहीं दिखेगा। बस ये गति को बढ़ाएगा या फिर कम कर देगा, बट खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये वाले चीज आपके क्या हो गए? कंप्लीट। ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब आ जाइए रासायनिक समीकरण। अभी गौर करिए, हम ये क्या लिखे हैं? रासायनिक समीकरण तो लिखे हैं। क्या लिखे हैं? रासायनिक समीकरण। ध्यान से समझिएगा, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, इसी को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम क्या कह रहे हैं कि ए और बी मिलके क्या कर रहे हैं? ए बी बना रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई। कैसे बना रहे हैं? सामने आपके लिख दिए, यह रासायनिक समीकरण है। एग्जाम्पल के लिए चलिए देखिए, एग्जाम्पल एक बढ़िया से ले रहे हैं। चलिए, हमारे पास एक क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2। अच्छा, H नहीं लिख रहे हैं, H2 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं H2? ध्यान समझिएगा, ये गैस फॉर्म में होती है, हम इसके अणु को ले रहे हैं H2 लिख के, ठीक है। प्लस क्या? O2, ये भी देखिए गैस फॉर्म में ऑक्सीजन, तो O2 लिख रहे हैं, इसके अणु को ले रहे हैं।
अब क्या होगा, अगर ये क्रिया करेगा, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन किसके साथ क्रिया करने जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, पानी, H2, वो जल बना दिया। लेकिन अच्छा देखिए, ध्यान दीजिए, ये अभिक्रिया बहुत स्लो होती है, काफी समय लगता है, तब जाके हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण करते हैं। अब देखिएगा, ये जो हम लिख दिए ना साथियों, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2 यानी जल बन गया, तो यही है रासायनिक समीकरण। यही क्या है आपका रासायनिक समीकरण, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिएगा, अब इसी में एक नया चीज सुनिए, समीकरण को संतुलित करना। क्या करना, समीकरण को संतुलित करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे लड़के अक्सर क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, कैसे संतुलित करें, क्यों करते हैं। पहला चीज एक बात बताइए, हम क्या कह रहे हैं कि 1 किलो अगर आप हाइड्रोजन ले लीजिए और 1 किलो ऑक्सीजन, एक उदाहरण है, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फिलहाल हम एक उदाहरण ले रहे हैं। तो 1 किलो हाइड्रोजन और 1 किलो ऑक्सीजन लीजिएगा, तो पानी बताइए कितना बनना चाहिए। 1-1 किलो मिलाएंगे तो 2 किलो बनना चाहिए ना, बोलिए 2 किलो बनना चाहिए कि नहीं। तो यही है बैलेंस करना, मतलब कि जितना अभिकारक पदार्थ है टोटल, उतना ही क्या बनना चाहिए, उत्पाद बनना चाहिए। नहीं बन रहा है उतना, तब क्या बात है, तब मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, समीकरण संतुलित नहीं है, अभी आपको बराबर करना पड़ेगा। मतलब यह है कि तीर के लेफ्ट हैंड साइड में जितना द्रव्यमान रहे, उतना ही कहाँ रहे, साइड राइट हैंड साइड में। चलिए, तो यहां देखिए हाइड्रोजन कैटो है 2 ठो, कैसे 2 ठो, यहाँ पे देखिए 2, ऑक्सीजन कैटो है 2 ठो। अब इस साइड देखिए हाइड्रोजन 2 ठो है, ये तो बराबर है, देखिए बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। ऑक्सीजन कितना है, 2 ठो। इधर कितना है, देखिए 1 ही है, कम है उधर। अब क्या किया जाए, अगर हम कहें कि 2 यहां लगा दें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये H2O2 फिर किसका फार्मूला है, गलत हो गया ना, फिर फार्मूला है किसका बचा, किसी का नहीं बचा। हमें फार्मूला तो चाहिए H2O ना, तो यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, फिर सामने एकदम एकदम फ्रंट पे। कहाँ लगा दीजिएगा, एकदम फ्रंट पे लगाइएगा 2। तो अब इसका मतलब ये हुआ ना कि ये H2O 2 बार हो गया है, प्लस H2 जोड़ दीजिएगा तो 2H2, बोलो हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो देखिए 1 ऑक्सीजन इसमें, 1 इसमें, अब कितने ऑक्सीजन हो गए, 2, बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यहीं से डायरेक्ट देखिए 2 बार O हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए कट हो गया, 2 ठो इसमें और 2 ठो कट हो गया, 4, यहाँ कितना है 2, तो क्या करिएगा, इसके सामने 2 लगा दीजिए। 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 के अनुपात में मिलाएंगे, मतलब 2 किलो हाइड्रोजन लेंगे, कितना किलो साथियों, हाइड्रोजन 2 किलो, ऑक्सीजन 1 किलो लीजिएगा, तो जो पानी बनेगा ना H2O, वो कितना किलो बनना चाहिए, 3 kg। ध्यान दीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट चीज यही है, समीकरण ऐसे ही क्या करते, संतुलित करते हैं, नहीं करिएगा नंबर कट जाएगा। तो चलिए, समीकरण संतुलित करना भी हम आपको बता दिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है हम आपको ये बता दिए। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कि कैसे कैसे प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं, सबको अभी देखा जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिए, अभी समीकरण संतुलित करना बीच बीच में आता रहेगा, हम वहां पे आपको समझाते चलेंगे। क्यों, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जब लेंगे तो वहां उदाहरण भी लेंगे, उदाहरण जैसे लेंगे आपको उसको बैलेंस करना भी सिखाते चलेंगे। ध्यान दीजिए, अगला साथियों क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करें ना, तो मेनली कितने हैं, 5 है। कितने हैं, 5। एक देखिए संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, पूरा नहीं लिख रहे, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या है साथियों, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा क्या है, विस्थापन। तीसरा क्या है, विस्थापन। चौथा क्या है, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। एक लास्ट है, एक लास्ट क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते, रेडॉक्स, इसी को क्या कहते हैं, अपचयन, अपचयन एवं उपचयन। ध्यान दीजिए, अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया। कितनी हो गई टोटल, 5। पांचों को अभी जस्ट देख ले रहे हैं, जैसे ये पांचों आप देख लेंगे, एक एक 2-2 उदाहरण लिया जाएगा, फिर संक्षारण बचा, विकृत गंधिता, चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और यकीन मानिए, इससे बाहर आपके इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा।
चलिए संयोजन अभिक्रिया की अगर बात कर ले, नाम से देखिए कुछ क्लियर हो रहा है, संयोजन यानी जुड़ना, संयोग होना यानी संयोज होना मतलब क्या, जुड़ना, जुड़ रहा है मतलब कोई चीज जुड़ेगा, यानी कि इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ, अभिकारक मतलब समझ रहे हैं? अभिकारक जो अभिक्रिया में क्या करेंगे, भाग लेंगे, तो दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ जुड़ेंगे, इस बार क्या होंगे, संयोजन में क्या होंगे, जुड़ेंगे। हमेशा ध्यान दीजिए अभिकारक पदार्थ ही कुछ बनाएंगे, बताई दी आपको। तो दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ जुड़ के क्या करेंगे, एक कैठो उत्पाद बनाएंगे, कैठो एक यानी सिंगल उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। उदाहरण देखिए, हम क्या कह रहे हैं, अभी जस्ट देखिए आपके सामने H2 प्लस क्या लिए थे, O2, बोलिए अभी लिए थे ना, क्या बनेगा बताइए, जल बनेगा H2O। अब देखिए क्या बैलेंस है, अभी नहीं बैलेंस है, बैलेंस करना हम आपको बताए थे, यहाँ दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो, यहाँ ऑक्सीजन एक है, सामने कितना लगा दीजिए, फ्रंट पे दो, बट देखिए अब हाइड्रोजन दो दूनी के कितना हो गया, चार, इधर दुइया है, अब कर दीजिए चार, हो गया बैलेंस, ठीक है। अब देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, हम क्या कह रहे हैं, देखिए एक एक कठ उत्पाद हो गया, इधर दूठो, मतलब दूठो क्या, अभिकारक पदार्थ, ये क्या हो गया, अभिकारक, दो अभिकारक पदार्थ, उत्पाद देखिए कठो बना है, उत्पाद एक बना है, तो ऐसे ही अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन, यानी दो या दो से अधिक लोग आपस में जुड़ के एक उत्पाद बनाएंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। एक और उदाहरण देख लीजिए, एक और उदाहरण, कार्बन को क्या करिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहेगा कि ईंधन को जब जलाते हैं, किसको, ईंधन को, तो क्या मिलता है, तो देखिए ये जो कार्बन है ना साथियों, ये ईंधन ही है, ये क्या है, ईंधन ही है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, जलाएंगे, तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस क्या मिल सकता है, सोचिए, प्लस हीट यानी उष्मा, खुद सोचिए, कोई चीज जलाएंगे तो उष्मा नहीं निकलेगी क्या, बिल्कुल निकलेगी। तो कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बैलेंस है, समीकरण चेक कर ले, कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, बैलेंस है पहले से, एक ही उत्पाद बना, देखिए दो अभिकारक मिलके क्या किए, एक उत्पाद बनाए, उष्मा निकल रहा है, वो कोई उत्पाद नहीं है, उष्मा कोई पदार्थ नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक उदाहरण और सबसे इंपॉर्टेंट वाला उदाहरण नोट लगा के छापिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कौन सी बला है ये जो मार्केट में आपको पत्थर वाला चूना मिलता है ना, चूना पत्थर, वही बिना बुझा हुआ चूना है, जो मार्केट में चूना मिलता है, तो ये बिना बुझा हुआ चूना प्लस क्या करिएगा, जल, प्लस क्या, मार्केट वाला चूना लाइएगा, पानी में डाल दीजिएगा, देखिएगा खौलने लगेगा, तो खौल के क्या करता है, बुझा हुआ चूना बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बुझा हुआ चूना है, ये बिना बुझा मतलब इसके अंदर आग है यानी गर्मी है, जैसे ही पानी में डालिएगा इसकी गर्मी क्या होगी, ठंडा हो जाएगी, यानी बुझ जाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए दो ठो अभिकारक पदार्थ, कै ठो उत्पाद बना, एक, प्लस अच्छा पानी में डालिएगा तो प्लस उष्मा भी निकलती है, ध्यान दीजिएगा, प्लस उष्मा भी क्या होती है, निकलती है, तो ये कोई उत्पाद नहीं है, उत्पाद मेन आपका ये है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन वाली। ये तो बेहतरीन था, दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थों को मिलाने पे एक उत्पाद बनेगा, यानी सिंगल उत्पाद बनेगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अब चलिए वियोजन देखते हैं। अब देखिए साथियों, कौन सी अभिक्रिया, वियोजन वाली, कौन सी वाली, वियोजन। अच्छा, वियोजन का मतलब क्या होगा, टूटना, वियोजन का मतलब क्या, टूटना, यानी अब टूटेगा क्या, अभिकारक ही टूटेगा, संयोजन में अभिकारक ही जुड़ रहा था, अब वियोजन में क्या होगा, एकल अभिकारक पदार्थ, इसमें क्या था, दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ एक उत्पाद बनाते थे, इसमें क्या है, एक ही अभिकारक पदार्थ कई सारे उत्पादों में टूट जाएगा। उदाहरण देखिए, हम क्या कह रहे हैं, FeSO4 ले लीजिए, ये क्या करना है साथियों, FeSO4 को जैसे लेंगे ना, इसको क्या करिए, गर्म कर दीजिए, क्या करिए, गर्म, ये FeSO4 है क्या, फेरस सल्फेट है ना, ये क्या साथियों, फेरस सल्फेट है, इसको जैसे ही गर्म करिएगा, डेल्टा बना दिए, देखिए डेल्टा यानी गर्म कर रहा है, गर्म कर रहा है ना, गर्म करिएगा तो क्या बनेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, प्लस क्या, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, अब प्लस सल्फर
ट्राई ऑक्साइड। देखिए ध्यान समझिएगा, Fe2O3 SO2 SO3 ये बनता कैसे है? फिर ये बनता है ना एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करेंगे ना, तो आप जब इसको गर्म करेंगे तो ये चीजें मिलती हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसे बैलेंस करना। देखिए ध्यान दीजिए, बैलेंस करना बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे गलत हो जाएगा। पहले कितने चीजें हैं देखिए, अब एकदम बढ़िया से बता रहे, समझ लीजिएगा कितने चीजें हैं। 3 चीजें देखिए, एक आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन। इधर भी वही होंगे, देखिए आयरन ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन। जितना इधर तत्व होंगे उतना ही तत्व उधर होंगे, बस संख्या कम बेसी होगी। चलिए आयरन बताइए, इधर कट हुए 1 को, इधर कट हुए 2 ठो, आगे नहीं है, तो यहाँ क्या है? कम है, आगे क्या लगा दीजिए? 2, बीच में ही लगाएंगे, बताया सामने लगाएंगे, तो आयरन क्या हो गया? बैलेंस। सल्फर को देखिए, सल्फर यहाँ कट हो गया, सोचिए तो 1 दिख रहा है लेकिन सामने 2 है, तो 2 हो गया ये। इधर क्या है? 1 1 2, ये भी क्या हो गया? बैलेंस अपने आप। देखिए ऑक्सीजन कट हुआ है 4, और 4 का जब 2 में करिएगा गुणा तो कट हो गया 8। इधर देखिए 3 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, क्या हो गया? 3 और 2 5 और 3 अपने आप हो गया बैलेंस। केवल आगे क्या लगाना था? 2। तो ये देखिए वियोजन अभिक्रिया, एक ही अभिकारक कितने उत्पाद में टूट गया? 3 में। कितने में टूट गया? 3 में। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक उदाहरण चलिए और ले रहे हैं। एक उदाहरण क्या ले रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसे जब क्या करिएगा? गर्म करिएगा ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करिएगा ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। बैलेंस है कि नहीं चेक कर लीजिए, एक ही कैल्शियम, एक कैल्शियम, एक कार्बन, एक कार्बन। अच्छा देखिए, ये कार्बन नहीं है, ये कैल्शियम है। छोटा बच्चा भी साथ में है तो वो एक ही व्यक्ति है। कार्बन, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, एक यहाँ 2 यहाँ, तो 2 1, ये बैलेंस है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई साथियों? वियोजन वाली। ये वियोजन अभिक्रिया हो गई। अब चलिए क्या देखेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से समझिएगा, कौन सी वाली साथियों? विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा विस्थापन? ध्यान से देखिए, विस्थापन अभिक्रिया की अगर बात करें, नाम से देखिए, विस्थापन, विस्थापित करना यानी अलग करना। यानी कोई ऐसा चीज होगा, कोई ऐसा चीज होगा जिसमें से कोई एक व्यक्ति आएगा, उसमें से किसी को अलग कर देगा। कुछ देखिए उदाहरण से ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। हम क्या कह रहे हैं? कॉपर सल्फेट ले लिए CuSO4, इसी में हम क्या कर रहे हैं? आयरन ला रहे हैं, आयरन यानी लोहा ला रहे हैं। तो अब देखिए होगा क्या? ये जो आयरन है साथियों, ये कॉपर, ये जो कॉपर है साइड में ना, इससे ज्यादा सक्रिय है। सक्रियता श्रेणी धातुओं की हम पढ़ाएंगे धातु धातु में, वहां हम आपको बता देंगे, वहां ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। तो ये आयरन क्या करता है? कॉपर को हटा के फेंक देगा साइड में, और खुद SO4 के साथ क्या करेगा? जुड़ जाएगा। तो हटा के फेंकने का मतलब विस्थापित कर दिया, यानी अलग कर दिया। तो क्या बनाएगा? FeSO4 अब प्लस साइड में क्या फेंक देगा साथियों? कॉपर को। देखिए आयरन जबरी SO4 के साथ जुड़ गया और कॉपर को साइड में फेंक दिया। ऐसे ही अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। यानी इसमें क्या विस्थापित हो रहा है? क्या अलग हो रहा है? कॉपर। ठीक है, तो ये क्या है साथियों? बैलेंस है कि नहीं चेक कर लीजिए। एक ही आयरन, एक आयरन, कॉपर 1 कॉपर 1, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, बैलेंस है। ये आयरन है, कॉपर सल्फेट है, फेरिक फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, फेरिक सल्फेट भी बोल सकते हैं। तो फेरस सल्फेट, SO4 को सल्फेट ही पढ़ते हैं। ये कॉपर हो गया। तो ये क्या हो गया साथियों? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ज्यादा उदाहरण नहीं लेते। अब चलिए क्या देखेंगे साथियों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होगा? इसमें आयनों का क्या होता है साथियों? आदान प्रदान होता है। आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे समझिए, हम क्या कह रहे हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा साथियों? आयनों का आदान प्रदान। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है, प्लस क्या कर ले रहे हैं साथियों? बेरियम क्लोराइड BaCl2। ध्यान दीजिए, अब इसमें होता है क्या एक्चुअली, समझने की कोशिश करिएगा। ये जो सोडियम होता है, हम लोग जानते हैं परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है, ये +1 बनाता है।
ठीक है, अब ये चीज आप लोग 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक, और SO4 कितना माइनस बनाता है साथियों? 2 माइनस बनाता है। समझने की कोशिश करिएगा। अब Ba कितना प्लस बनाएगा साथियों? Ba 2 प्लस बनाएगा और क्लोरीन 1 माइनस बनाता है। अब देखिए आयनों के आदान प्रदान का मतलब समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये जो सोडियम का प्लस वाला इसका है, यानी इसमें जो प्लस वाला है वो इसके किससे क्रिया करेगा? माइनस से। और इसका माइनस वाला किसके साथ जाएगा साथियों? इसके प्लस से। यही हो गया आयनों का आदान प्रदान। ये उसको दे दिया, वो इसको दे दिया। तो सोडियम को जैसे ही क्लोरीन से जोड़िएगा तो सोडियम क्लोराइड NaCl नमक बन जाएगा। प्लस क्या बनेगा साथियों? प्लस देखिए जैसे ही Ba किसके साथ? SO4 के साथ। देखिए 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट, BaSO4 बेरियम सल्फेट बन जाएगा। बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। कितना सोडियम इधर है? 2, इधर कितना है? 1, कम है इधर, तो क्या करिएगा यहाँ पे 2 लगा दीजिए। कहाँ? इसके फ्रंट पे। तो देखिए अब सोडियम हो गया बैलेंस। सल्फर देखिए 1 है, इधर क्या है? 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन इधर क्या है? 4, और कहीं नहीं है, देख लीजिए। बेरियम 1 है, बेरियम 1 है। क्लोरीन 2 है, और कहीं नहीं है, देखिए क्लोरीन 2, तो यहां भी क्लोरीन कितना है? 2 है। तो हमारे हिसाब से क्या हो गया? ये बैलेंस समीकरण क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कि क्या होगा इसमें? आयनों का क्या हो रहा है? आदान प्रदान। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अब लास्ट देखते हैं साथियों क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। चलिए ध्यान दीजिए, उदाहरण से समझने की कोशिश करिएगा। हम क्या कर रहे हैं? कॉपर ऑक्साइड ले रहे हैं साथियों, प्लस हाइड्रोजन ना। कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या? हाइड्रोजन। इसे क्या कर रहे हैं? गर्म। क्या करने जा रहे हैं? गर्म करने जा रहे हैं। अब देखिए होगा क्या? कॉपर अलग हो जाएगा, प्लस जल क्या होगा साथियों? अलग हो जाएगा। यानी कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब मिलाइएगा ना, तो कॉपर अलग और H2O अलग हो जाएगा, यानी जल बन जाएगा। अब देखिए होता क्या है ना, एक्चुअली ध्यान दीजिए, ये जो हाइड्रोजन है ना साथियों, देखिएगा हाइड्रोजन है ना, वो क्या हो रहा है साथियों? जल के साथ कुछ कहानी बना रहा है। हाइड्रोजन से तो जल बनेगा, इसी का ऑक्सीजन लेके क्या कर लिया? जल बना लिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए H में, और इधर देखिए H में, इसके साथ O नहीं है, इसके साथ क्या आ गया? O आ गया, यानी ऑक्सीजन आ गया। क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो इसी को क्या कहते हैं साथियों? उपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उपचयन। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, यानी जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ ऑक्सीजन नहीं, यहाँ बढ़ गया, तो वो क्या होगा? उपचयन होगा। और जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाए साथियों? कमी। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, यहाँ कॉपर बचा, कमी हो गया कि नहीं ऑक्सीजन में, तो ये क्या हो जाएगा? अपचयन। ये क्या हो गया? अपचयन। अब इन्हीं दोनों को जब मिला दीजिएगा ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स। समझ गए? ऑक्सीजन की अगर वृद्धि होगी तो उपचयन हो रहा है वहां, ऑक्सीजन की अगर कमी हो रही है तो अपचयन हो रहा है वहां। ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन, ऑक्सीजन की कमी अपचयन। तो ये जो उपचयन है ना, इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण है दो, जो पेपर में डायरेक्ट छपेगा। क्या क्या? एक संक्षारण और दूसरा साथियों विकृत गंधिता। एक संक्षारण, दूसरा विकृत गंधिता। अभिक्रिया के प्रकार हम देख लिए। अब यही दोनों व्यक्ति हैं, ये किसके उदाहरण है? ध्यान दीजिए, उपचयन के। किसके उदाहरण है साथियों? उपचयन के। ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, उपचयन। कभी सोचिएगा संक्षारण का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ जंग लगना। क्या होता है? जंग लगना। हम जानते हैं कि धातु को जब वायु और नमी की उपस्थिति में रखते हैं ना, तुरंत जंग लग जाता है। कभी देखिएगा लोहे का बर्तन आप क्या करिए? बाहर फेंक दीजिए, क्यों? रात भर के लिए। सुबह देखिएगा ना, जंग उस पर मूर्छा लग जाएगा, जंग लग जाएगा। उसी को हम कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? उसी को संक्षारण। संक्षारण का मतलब जंग लगना होता है। जब क्या करते हैं? धातुओं को वायु और नमी के संपर्क में रखते हैं ना, तो उस पर क्या होता है? ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। किसकी? ऑक्साइड की। और उसी को हम क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। जंग लगना आप समझ गए हैं। ऑक्सीजन और वायु के नमी में जब धातु आती है ना, तो उस पर क्या होता है?
ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है और जंग लग जाता है। एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन पूछता है पेपर में कि धातुओं पर जब जंग लगता है ना तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको छापिएगा, हम अगले क्लास में इसका आंसर देंगे आपको। ध्यान दीजिए, संक्षारण का मतलब जंग लगना। अब देखिए जंग कैसे लगता बता दिए, वायु और नमी की उपस्थिति के कारण धातु की ऑक्साइड बन जाती है, इसी को हम जंग कहते हैं। अब जंग लगने से रोकेंगे कैसे, इंपॉर्टेंट चीज, कैसे कैसे रोकते हैं, मिश्र धातु बना के, ध्यान दीजिए एकदम इंपॉर्टेंट, मिश्र धातु बनाकर जंग नहीं लगेगा, मिश्र धातु बनाएंगे तो। अगला ध्यान दीजिए, जिंक का लेप लगाकर, जिंक का लेप लगाकर मतलब धातुओं के ऊपर जिंक का परत चढ़ा देंगे, पेंट कर कर, क्या करके साथियों, पेंट करके, स्नेह का उपयोग करके, स्नेह यानी लुब्रिकेंट। तो ये है संक्षारण, और संक्षारण को कैसे कम करेंगे, हानि क्या होगा, संक्षारण से क्या हानि होगा, हानि क्या होगा साथियों, हानि जैसे हम क्या कह रहे हैं कि कोई भवन बनाए हैं आप और जो लोहा उसमें सरिया डाले हैं उस पर जंग लग जाएगा, जल्दी से भवन क्या होगा, गिर जाएगा। पुल बनता है नदियों में, पुल में भी जल्दी से जंग लगेगा तो वो भी क्या होगा, गिर जाएगा। तो बहुत बड़ा हानि है, खर्च बढ़ जाएंगे वो ज्यादा। ठीक है, विकृत गंधिता क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। अभी जब विकृत गंधिता यानी अजीब गरीब गंध आना, दुर्गंध आना, किसे, खाने वाले पदार्थों से। तैलीय खाद्य पदार्थ जो ज्यादा तेल मसाला से बनते हैं ना, लंबे समय तक रखिएगा खराब हो जाएंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो कभी आप लोग देखिएगा मार्केट में जो चिप्स और कुरकुरे का पैकेट आता है ना, उसमें देखिए गैस भरी रहती है, उसमें क्या भरी रहती है, गैस। और कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन। कौन सी, लिख लीजिए, नाइट्रोजन गैस। चिप्स और कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्या होती है, भरी रहती है। तो विकृत गंधिता समझ गए। तैलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने से ऑक्सीजन के साथ वो क्या करता है, क्रिया कर लेता है और वो खराब हो जाता है और अजीबोगरीब उसमें से दुर्गंध निकलने लगती है। यही क्या है, विकृत गंधिता है। और जो लंबे समय तक तैलीय पदार्थ रखते हैं पैकेट में ना, उसमें कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस। दूसरा चीज कैसे कम कर सकते हैं इसको, फ्रिज में क्या करिए, ठंडे जगहों पे भोजन को रखिए। फ्रिज में देखिए भोजन को रख देंगे, एक आध 2 दिन तक चल जाता है, खराब नहीं होगा जल्दी। तो ठंडे स्थानों पे रखने से विकृत गंधिता को कम किया जा सकता है। आई होप देखिए हम जितना टॉपिक लिए थे हम आपके सामने प्रदर्शित कर दिए। अगर आपको साथियों ये क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम ये सीरीज लगातार प्रगति पर रखेंगे और जैसे ये पूरी तरीके से किताब कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में एक चैप्टर कवर किया जाएगा, जैसे ही किताब कंप्लीट होगा क्विक रिवीजन भी लेके आएंगे, जो तेजी से क्या करेंगे, कंप्लीट करके आपको बोर्ड में बेहतरीन मार्क्स दिलाएंगे। मिलते हैं साथियों अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।